हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन क्लास 9 का फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एज पर न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, न्यूमेरिकल्स ऑन ईच टॉपिक। हर टॉपिक के एंड पे आपको 2 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इंक्लूडिंग ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन की थ्योरी फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने दी है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पहले समझते हैं वो स्टोरी क्या है। न्यूटन एक दिन एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और एक एप्पल टूट के इनके सर पे गिरा। तो न्यूटन ने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, इस साइड क्यों नहीं गया, इस साइड क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो न्यूटन ने रियलाइज़ किया अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सपोज ये अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ का सेंटर है, तो ये ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। जब न्यूटन ने फर्दर रिसर्च किया तो पाया कि सिर्फ अर्थ ही नहीं, यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है ए और ये बी, तो ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अब इसको समझते हैं। The force of attraction between two particles, यहाँ पे 2 पार्टिकल इन्वॉल्व हैं। हमने यहाँ पे 2 पार्टिकल लिया है A एंड B। A की मास m1 है और B की मास m2 है और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो मैंने स्मॉल r लिया है। तो A जो है B पे फोर्स लगाएगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और बी ए पे फोर्स लगाएगा और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कह रहा है ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हमने एफ माना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सेकेंड पार्ट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r, इसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब होता है उसको आप 1 अपॉन कर दीजिए, ठीक है। बुक में आपको इस तरह से ब्रेक करके स्टेटमेंट नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से ब्रेक किया है, इसमें सारा स्टेटमेंट आ गया है। इसको मैं फर्स्ट एज्यूम करता हूँ, इसको मैं सेकेंड एज्यूम करता हूँ। पहले हम समझते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि आप m1 या m2 या दोनों को अगर आप इंक्रीज़ कराएंगे तो f भी इंक्रीज़ करेगा, और अगर इसको डिक्रीज़ कराएंगे तो f भी डिक्रीज़ करेगा। मतलब जिस रेशियो से ये बढ़ेगा उसी रेशियो से ये भी बढ़ेगा, जिस रेशियो से ये घटेगा उस रेशियो से ये भी घटेगा। इन्वर्सली का मतलब अपोजिट होता है। अगर आप r को इंक्रीज़ कराएंगे तो f डिक्रीज़ करेगा, r को डिक्रीज़ कराएंगे तो f इंक्रीज़ करेगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, लिखिए कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है कैपिटल G। इसका क्या मतलब है वो मैं आगे बताऊँगा आपको। m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको मास गिवन हो और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे G क्या है। G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको याद होना चाहिए ये। इसके यूनिट और वैल्यू हम अभी आगे देखेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। SI यूनिट एंड वैल्यू ऑफ G।
ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यही है, हमें जी की एसआई यूनिट और वैल्यू निकालनी है। तो जिस क्वांटिटी की आपको यूनिट निकालनी है पहले आपको उसका निकालना पड़ेगा फॉर्मूला। तो पहले हम निकालते हैं जी का फॉर्मूला क्या है। इस पूरे फॉर्मूले को हम जी के टर्म में लिखेंगे। यहाँ मैं इसको f/1 कर सकता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, f इंटू आर स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी m1 m2। तो g इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन दिस m1 m2। अब हमारा काम ख़त्म हो गया। अब देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन लिख दीजिए। r डिस्टेंस था तो यहाँ पे r स्क्वायर है तो डिस्टेंस 2 बार आया है तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। m1 मास था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, और m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो इसकी यूनिट kg होती है मास की, kg इंटू kg दैट इज़ kg स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ g हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ g, कैपिटल G इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो आपको याद होनी चाहिए। वैसे आपको बुक में न्यूमेरिकल में अगर आएगा तो आपको ये वैल्यू गिवन होगी, वैसे आपको पता भी होना चाहिए। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं फ्री फॉल पे। फ्री फॉल का क्या मतलब होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से आप ड्रॉप करते हैं और उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ सिंगल फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसको कहते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। आई होप समझ गए होंगे। अब मैं इसे डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो डेफिनेशन है द मोशन ऑफ अ बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ व्हेन नो अदर फोर्स एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट इज कॉल्ड अ फ्री फॉल। ठीक है, ये बॉडी था, ये अर्थ की ओर आ रहा था और इस पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही एक्ट कर रहा था, ये क्या हुआ, फ्रीली फॉलिंग। इवन यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, नॉट इवन एयर रेसिस्टेंस। और ये जिस एक्सेलरेशन से जाता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यही डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जी क्या होता है और ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से आप ड्रॉप करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर फेंकते हैं आप, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई होगा तो उसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे और उसको डिराइव करेंगे। सपोज ये अर्थ सरफेस है जिसकी मास मैंने एज्यूम किया है ME, मास ऑफ अर्थ, और इसकी रेडियस है, अर्थ की रेडियस है RE, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के बिल्कुल पास में है जिसकी मास है M है, ठीक है, और ये अर्थ से कुछ हाइट पे है। तो रेडियस ऑफ अर्थ और ये जो हाइट है अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये बहुत निग्लिजिबल होता है, तो इसलिए इस डिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो ये अर्थ सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 जो कि यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 ये वाला ऑब्जेक्ट जिसकी मास M है, डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर। तो मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का वो सिर्फ हम रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर करेंगे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, तो यहाँ पे F के जगह पे हम ये रख देते हैं G मास ऑफ अर्थ M अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू MA। एक्सेलरेशन निकालना है हमें इस ऑब्जेक्ट का, इस मास को इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन निकालिए GME M अपॉन RE स्क्वायर इंटू M। ये M जाके इधर डिवाइड हो गया तो M कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, मैं आप लिख देता हूँ AO आपके समझने के लिए, ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है GME अपॉन
RE², और इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका नाम है g। इसको a नहीं, हम लोग कैपिटल G लिखते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ g इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर यहाँ पे अगर आप g की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं कर देता हूँ इसको, क्या वैल्यू आएगा इसका। g की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11, मैंने बताया आपको कुछ देर पहले, इंटू मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6, इसका होल स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 9.8। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, हमने जी क्या देखा, GME/RE²। इसमें इस ऑब्जेक्ट का मास कहीं है, नहीं है। इसका मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट, अगर आप एक लाइटर ऑब्जेक्ट को और एक हेवियर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं किसी सेम हाइट से सेम टाइम में, तो अर्थ को वो सेम टाइम में स्ट्राइक करेगा। क्यों सेम टाइम में स्ट्राइक करेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ के मास पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे, जो कि हमेशा सेम रहेगा। यही रीज़न है कि अगर आप एक लाइटर ऑब्जेक्ट और एक हेवियर ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ को सेम टाइम में स्ट्राइक करेगा, क्योंकि वो मास से इंडिपेंडेंट होता है। ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ नियर इट्स सरफेस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है, और जो फोर्स लगाएगा तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो उस एक्सेलरेशन को ही हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जी जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। और इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास। ठीक है, जी निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के दो केसेस हैं। फर्स्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं थ्रो अपवर्ड, या फिर जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्री फॉल होता है। इसको मोशन अंडर ग्रेविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों ही केस में मोशन के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसका नाम दिया गया मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम इन दोनों केस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। केस फर्स्ट फॉर अ फ्री फॉल, पहले हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। मोशन चैप्टर में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था वो? फर्स्ट था v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था जो हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था। सेकेंड पढ़ा था हमने s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड पढ़ा था हमने v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग देखेंगे इस केस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। तो जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ 2 चेंजेस होंगे। जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ होगा, मेरा कहने का मतलब जहाँ पे a है वहाँ पे g यूज़ होगा, और जहाँ डिस्टेंस है s है वहाँ पे h यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जब ऊपर फेंकेंगे तो भी हाइट आएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो भी हाइट आएगा। इस केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। मैंने बोला आपको सब कुछ सेम रहेगा, जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन मोशन में जहाँ s है वहाँ पे h हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ a था वहाँ पे मैंने g डाल दिया। थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, जहाँ a है वहाँ पे g और जहाँ s है वहाँ पे h। ठीक है, एक चीज़ और, जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे और जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा तो आप ये कंफर्म रहिए उस केस में u जो है वो 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 एज्यूम करेंगे जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब आते हैं इस केस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन।
केस 2 है बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं उस केस के इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, जहाँ पे ए है वहाँ जी, जहाँ एस है वहाँ एच, लेकिन साइन सबके चेंज हो जाएंगे। ये सारे साइन निगेटिव हो जाएंगे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हमने बॉडी को अब ऊपर फेंक रहे हैं। इस केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और थर्ड होगा h इक्वल्स टू, सॉरी ये थर्ड था, मैंने गलत कर दिया, ये सेकेंड है, h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया, तो हम ये तीन इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, लेकिन हमने गलत किया तो मैंने यहाँ पे थर्ड कर दिया, ये सेकंड है आपका। हाँ, जब बॉडी आप ऊपर की फेंकेंगे तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी v जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको हेल्प करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ऐसा इसलिए होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, एक सर्टेन हाइट के जाने के बाद वो रुकेगा और फिर नीचे की ओर आएगा। जो रुकता है वहीं पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जहाँ पे रुकता है वो हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होता है। आई होप आप लोगों को मोशन अंडर ग्रेविटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मास एंड वेट डिस्कस करेंगे। वेट, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स को उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने पीछे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब डिस्कस किया था तो उसमें निकाला था कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाता है, और वो फोर्स था mg, F इक्वल्स टू mg। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, इसी फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। दिस फोर्स इज वेट। तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेम वही यूनिट होगी जो फोर्स की यूनिट होगी। तो SI यूनिट ऑफ वेट होती है न्यूटन, क्योंकि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है। इसको सिंबॉलिकली n से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट का डेफिनेशन होगा, द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी। अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है उसी फोर्स को वेट कहते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि वेट हर जगह कांस्टेंट होगा, अर्थ पे कुछ और वेट होगा, मून पे कुछ और वेट होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून के सरफेस पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा वो निकालते हैं। फर्स्ट हम सेम ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे निकालेंगे। सपोज ये अर्थ सरफेस है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है। अर्थ की मास m ही है और इसकी रेडियस r ही है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, इसका वेट क्या होगा। अर्थ इस ऑब्जेक्ट को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर, यही इसका वेट हुआ। अब आप बोलेंगे अभी तो आपने बताया था वेट इक्वल टू mg होता है, ठीक है, तो वो भी सही है, क्योंकि g का फॉर्मूला होता है g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप mg लेंगे तो भी आपको यही इक्वेशन आएगा, और ऐसे करेंगे तो ये भी आएगा। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। ये है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। इस ऑब्जेक्ट का अर्थ सरफेस पे क्या है, m अपॉन r होल स्क्वायर। इसको मैंने फर्स्ट एज्यूम किया है। अब ये मैंने लिया है मून का सरफेस। ये मून है जिसकी मास है mm, इसकी रेडियस है rm, और ये ऑब्जेक्ट है, इससे हमें इसका वेट निकालना है। तो इसका वेट क्या होगा, मून जिस फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर, दैट इज़ कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, g मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने W माना है, इसको मैंने W डैश माना है, इसको मैं फर्स्ट और इसको मैं सेकंड एज्यूम कर रहा हूँ। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो सेकंड क्या है, W डैश इक्वल टू दिस, तो W डैश
अपॉन फर्स्ट क्या है W, इस पूरे को मैंने W जूम किया है, इक्वल्स टू, तो W डैश है G मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर, अपॉन होगा ये वाला, तो जब इसको अपॉन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर अपॉन G मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए G और G कैंसिल हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया, तो W डैश अपॉन W इक्वल्स टू क्या हुआ, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, लिख लीजिए मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी यहाँ पे, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पीछे हमारे पास यही इक्वेशन था, अब यहाँ पे सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू मास ऑफ मून है, मास ऑफ मून है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, रख दीजिए यहाँ पे 22। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 और रेडियस ऑफ मून है 1.74 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 1/6। एग्ज़ाम में कभी आपको ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून जो कि है W प्राइम, W डैश अपॉन W इज इक्वल टू 1/6 आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको सिर्फ यहाँ भेज दीजिए, तो W डैश इक्वल्स टू W/6। तो कंक्लूजन क्या निकला, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून जो होता है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ का 1/6 होता है। ये हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे जो भी होगा, मून पे उसका 1/6 हो जाएगा। आप सिंपली ये समझिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून पे होता है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होता है, ठीक है। मैंने बताया आपको वेट इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है तो ऑब्वियसली वहाँ पे मून पे उसका वेट भी 1/6 होगा। ये लास्ट टॉपिक था एज पर न्यू सिलेबस ऑफ ग्रेविटेशन। NCERT के जितने न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड ब्लू क्वेश्चन, वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। एसएन के भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उन सब की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इस पूरे थ्योरी में ऐसा कुछ है जिसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई आपका न्यूमेरिकल है जो आप चाहते हैं आपसे सॉल्व नहीं और आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जाइए, उस न्यूमेरिकल को वहाँ पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।